हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानी दिल का एपिसोड नंबर 29। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी छोटी हो तुम। गहरी बेबाक नजरों से उसको देखता हुआ, उसके टी शर्ट से नदारत नाजुक अंदाम सरापा देखता हुआ वो आंखों में खुमार लिए लिए बोला था। मासूम से चेहरे पर बिखरे बालों के साथ वो अपनी उम्र से भी चंद साल छोटी ही लगती थी। नजरें उसकी होश रूबा सरापे से चिपक कर रह गई थी। उसके मजबूत हाथों में कैद उसकी नाजुक सी कलाइयां, नरम मुलायम बाजू, कंधे और उन कंधों से नीचे उभरी हड्डी, सीने की सफेद दूधिया जिल्द, वो शफाफ बेदाग पेट जिसका मजाक उड़ाने पे थोड़ी देर पहले लात खाई थी। उसके गले में गिल्टी उभर कर मातूम हुई। वो एक पल में किसी को भी होश खोने पे मजबूर कर सकती थी। दिल एकदम से मजीद देखने की ख्वाहिश करने लगा। लब खींच कर अपनी ख्वाहिश पे जबर करता हुआ वो उसकी गर्दन पे झुका और एक पल के लिए जोर से दांत काटता हुआ उससे वालिहाना अंदाज में अपने होठों के लम्स से महकाने लगा। धीरे धीरे गर्दन से नीचे से रखते हुए होठों का लम्स मजीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। उसके बहके हुए अंदाज पे राबिल ने घबरा कर अपनी कलाइयां उसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश की तो उसके सीने पे झुके हुए सामने गहरी सांस लेकर उसकी मखसूस खुशबू अपने अंदर खींची। फिर वहां से हटता हुआ उसके चेहरे पे झुका। इतनी छोटी मुन्नी हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, लड़ने का तो सारा पता है। लहजा बहका हुआ सा था और आंखें सुर्खी माइल। अपने चेहरे पे उसकी सांसों की तपिश महसूस करती हुई राबिल की पलकें खुद ब खुद तरसने लगी। केस करूंगा मैं तुम्हारे भाई पे। ऐसे कैसे धोखा देकर नाबालिग लड़की के साथ मेरी शादी कर दी। उसकी कलाइयों पे अपने गिरफ्त मजीद मजबूत करता हुआ वो उसे चिढ़ाने के लिए माथे पे बल डालकर बोला था, पर वो उस वक्त चिढ़ने की पोजीशन में नहीं थी। जिस तरह से उसकी तरसी हुई निगाहें पूरे इस्तेकाक से उसके वजूद पे गर्दिश कर रही थी वो उसके आसान खता करने के लिए काफ़ी था। फिक्र ना करो, आज इस कमरे से तुम्हें अच्छी तरह बड़ा करके भेजूंगा। उसके कान में बेबाक से सरगोशी करते हुए सामान ने फिर से उसे अपने ऊपर किया और उसको दोनों बाजुओं से थामकर ऊपर खींचता हुआ उसके सीने के नरम उदास से लम्स को अपने होठों पे महसूस करने लगा। सोफे के बाजू पे हथेली जमाकर खुद को सहारा देती हुई राबिल ने शर्म से आंखें मींची थी। लाते चलाना अलग मामला था, पर जिस तरह से वो उसके ऊपर पड़ी थी और जो हरकतें वो कर रहा था, वो सब के बाद वहाँ उस पोजीशन से उठने के लिए हिम्मत दरकार थी जो फिलहाल उसके अंदर नहीं थी। उसके जिस्म से निकलती हुई हरारत और उसके होठों के सुलगते हुए लम्स से उसका अपना जिस्म बिल्कुल बेजान सा होने लगा था। उसके जिस्म से निकलती हरारत और उसके होठों के सुलगते हुए लम्स से उसका अपना जिस्म बिल्कुल बेजान सा होने लगा था। उसको गैर आमदा होते देखकर उसामा ने उसे कमर के बल अपने सीने पे लेटाते हुए दोनों टांगे उसकी टांगों के गिर्द क्रॉस ली तो कंफर्टेबल पोजीशन में आते ही वो कहनी उसके सीने पे टिकाकर उठी और उसके ऊपर बैठे बैठे ही अपनी टांगों के गिर्द बंधी हुई उसकी टांगों पे झुककर उसकी पिंडली पे अपने मोतियों जैसे दांत काटते हुए जोर से काटा। उसके हमले पे वो पूरी तरह बिलबिलाया था। फिर सबसे लब खींचते हुए उसको गर्दन की पोंछ से थाम कर उसका चेहरा अपने सीने पे झुकाया। वहां नहीं मेरी जान, यहाँ करो। दिल ही दिल में अपनी सुहाग रात पे जिंदा बच जाने की दुआ मांगता हुआ वो बर्दाश्त से काम लेकर बोला था, जो अभी उसका ही हैशर करती थी तब तो शायद उसे जान ही से मार डालती। अपने बिखरे बालों के साथ आड़ी तिरछी उसके सीने पे झुकी राबिल के होंठ जरा सा उसके सीने से टकराए तो उसके लम्स और उसके खुशबू से वो खुद भी मदहोश सी हुई थी। चाहकर भी दूर नहीं हो पाई। करो। अपने सीनों को छूते हुए उसकी पंखुड़ियों जैसे होठों का लम्स महसूस करता हुआ वो बेचैन सी भारी आवाज में बोला था। आंखें मूंदे यूं ही बेभीसो हरकत उसके ऊपर झुकी सुनसी राबिल ना पीछे हट रही थी और ना ही कोई पेशरफ्त कर रही थी। उसके सीने से उठती हुई उसकी मखसूस खुशबू और उसका मानूस सा लम्स हर गुजरते पल के साथ मदहोशी में इजाफा कर रहा था। फिर जाने दोगे। उसको यूं साकित देखते हुए सामान्य सख्ती से उसकी पुश्क को अपनी मिट्टियों में भींचा तो अपना भिखरा सरापा देखती हुई राबिल हार मानने के से अंदाज में बोली नहीं। एक पल में जवाब आया था। अपनी लरसती पलकें उठाती हुई राबिल ने नाराज सी नजरों से उसको देखा। प्लीज, वो सरगोशीनुमा मुल्तजी सी आवाज में बोला तो पलकों की झालर गिराती हुई राबिल ने आंखें मूंद कर उसके सीने पे अपने होंठ रख दिए। उसकी जुबान से निकले उस लफ्ज पे तो वो एक लम्हे में पिघलती थी। उसामा के सीने पे धरे उसके होंठों ने हल्की सी जंबिश की तो वो अंदर तक सरशार हुआ। उसके बाजुओं पे हाथ धरती हुई राबिल ने एक पल के लिए सब भुलाते हुए शिद्दत से उसको चूमा था। इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों पूरी दुनिया में बस एक वही अपना लगता था। इतना तंग मत किया करो बेला। दोनों बाजू सख्ती से उसके गिर्द बांधता हुआ वो उसके नर्म से वजूद को अपने सीने में भींच कर बोला था। दुनिया के सारे मसले एक तरफ थे और उसकी नाराजगी एक तरफ जो हर चीज पे भारी पड़ जाती थी। शर्ट उसके सीने से होंठ उठाती वो हल्की सी आवाज में बोली तो उसके सर पे हाथ रखते हुए उसामा ने फिर से उसका चेहरा अपने सीने पे झुकाया। कोई शर्ट नहीं, ये भी उतारो। आंखें मूंदे मूंदे भोचल सी आवाज में बोलकर उसने उसके ब्लैक ट्राउजर में उंगलियां उलझाई थी। नहीं, एकदम सीधी होती हुई राबिल ने घबराकर उसका हाथ थामा। क्यों यार? उसकी मुज़ाहमत पर वो जरा सी आंखें खोलता हुआ नींद में डूबी आवाज में बेचारगी से बोला था।
उसकी शर्म इतने रोज़ बात भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अच्छा सुनो अब, वो जवाब दे बिना यूं ही निगाहें झुकाए बैठी रही तो उसके फिर से कमर के बल अपने सीने पर लेटाता हुआ उसामा ने दोनों बाजू उसके पेट के गिर्द बांधे। हाँ मेरी गलती है, गलती नहीं है, मैं बस फंसा हुआ हूँ। वो ज़रा सी आंखें खोले अपने कंधे पे धरा उसका चेहरा देखता हुआ बोझल सी आवाज़ में बोल रहा था। जब अपनी गलती की तरदीद करने पर एकदम से चेहरा तीछा करती हुई राबिल ने उसकी जानिब देखा। हाँ हाँ मेरी गलती है, मैं उस दुनिया का सबसे कमीना इंसान हूँ। मुझसे ज़्यादा नीच घटिया और बेकार इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उल्लू का पट्टा हूँ मैं पूरा। उसकी नज़रों की ताब ना लाता हुआ उसामा फ़ौरन से बोला था। उसकी भारी आवाज़ में खुद अपने आप को दी गई गालियाँ सुनकर राबिल आहिस्ता से खिलखिलाए, फिर अपने गिर्द मजबूती से बंधे हुए उसके बाजुओं को थाम लिया। लेकिन मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ बेला, उसके कान में लब घुसाता हुआ वो हद से भी ज़्यादा बोझल और भारी आवाज़ में बोला था। उसकी नींद में डूबी हुई खूबसूरत आवाज़ में कहे गए अल्फाज सुनकर राबेल की मुस्कुराहट पल में सिमटी। उसने सरस से चेहरा मोड़कर उसको देखने की कोशिश की जो उसकी गर्दन पे झुक चुका था। समात में इब्तिसाम के कहे गए अल्फाज गूंजे जिन्होंने पता नहीं कितने रोज़ उसको बेचैन रखा था। जहन ने बिल्कुल आशौरी सा मवाजना किया जो इजहार बिल्कुल भी अभी सुना था ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। दिल से जैसे कोई फांसी निकल गई। पहली बार उसके मनपसंद अल्फाज में इतनी संजीदगी से किया गया इजहार मोहब्बत। वो अंदर तक सरशार हुई। इर्द गिर्द तितलियाँ उड़ने लगीं। अपना आप हवाओं में महसूस हुआ। बेला सरगोशीनुमा आवाज़ में उसके कान में बोलता हो। उसामा अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पे दांत गाड़ रहा था। ये आवाज़ भी उसकी आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी। हाथ उसके चेहरे तक लाती हुई राबेल ने आहिस्ता से उसके गाल को छुआ। ये चेहरा भी उस चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत था और लम्स भी। एक बाजू मजबूती से उसके पेट के गिर्द बांधे, दूसरा हाथ उसके ट्राउज़र के अंदर खिसकाता हुआ वो उसकी टांगों के बीच सहला रहा था। उसकी उंगलियों के नर्म से जानलेवा लम्स पर राबेल ने सख्ती से उसके गाल पे हाथ जमाया तो एक लम्हे में ट्राउज़र उसकी टांगों से जुदा करते हुए उसामा ने साइड पे उछाला और उसकी गर्दन की जिल्द को दांतों में दबाता हुआ उस मखसूस मकाम को आहिस्ता से अंगूठे से सहलाने लगा। उसामा वो बुरी तरह बेचैन हुई। इसकी लड़ती कांपती आवाज़ में अपने नाम की पुकार सुनता हुआ उसकी गर्दन पे झुका। मज़ीद शिद्दत पसंद हुआ था। गर्दन और कंधे पे जा बजा निशान सजने लगे थे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक पल के लिए उसकी बेतहाशा सुर्ख पड़ती गर्दन पे रहम खाता हुआ उसामा फिर से भारी सरगोशी में उसके कान में बोला था। फिर आहिस्ता से अपने अंगूठे का दबाव बढ़ाया तो वो रूह तक काँप उठी। डू यू ट्रस्ट मी? अपने पसंदीदा अल्फाज सुनने के बाद भी उसकी इस कदर खामोशी पे उसने नींद में डूबी भारी आवाज़ में इफ्तिसार किया। उसके अंगूठे के बढ़ते हुए दबाव पर राबेल ने सिसक कर उसके सीने पे चेहरा छुपाया था। फिर ज़रा सा आसपात में सर हिलाया। वो फिर से उसकी गर्दन को वारिफ्ता अंदाज में चूमता हुआ अपनी शिद्दत भरे लम्स से भिगोने लगा। शॉवर लें साथ में, उसकी भारी मधोशी में डूबी आवाज़ सुनती हुई राबेल ने फ़ौरन से घबराकर नफ़ी में सर हिलाया था। बेला अपना अंगूठा उसी एक मकाम पे सहलाते हुए उसका गाल चूमते उसामा ने फिर से सरगोशी की, पर जिसको बुलाया था उसकी आवाज़ जैसे कहीं गुम सी हो गई थी। यू आर वेट। उसकी भारी आवाज़ पे अपनी जगह अपनी टांगे सिमटती हुई राबेल ने एकदम घबराकर उठने की कोशिश की तो उसामा ने उसके पेट के गिर्द बंधे हुए अपने बाजू की गिरफ्त मजबूत की। आई लव यू, फिर से उसका गाल चूमता हुआ बोला था। उसकी गिरफ्त में वो ज़रा सा कसमसाई दिल अलग अजीब तरीके से धड़क रहा था। मुझे तुम्हारा मसला समझ आ गया। अभी तुम बड़ी हो रही हो ना तो तुम्हारे हार्मोन्स ने ज़्यादा ही उधम मचा रखा है। हार्मोन्स का मसला है सारा, बस, और कोई मसला नहीं है। उसको बाजू में भींचता हुआ वो आंखें मूंदे मूंदे भुजल आवाज़ में बोला। उसके ऊपर लेटी हुई राबेल ने उस बात पे चोर नज़रों से उसको देखा था। अच्छा तो लग रहा था अब कुछ, इसलिए आज से तुम यहाँ मेरे साथ ही सोगी। वैसे भी अब यहाँ कोई नहीं है, हम खुलकर जंगल में मंगल बना सकते हैं। आंखें मूंदे मूंदे वो मजीद बोला तो राबेल ने नाराज़गी से उसको देखा। ऊर्जा और मुस्ताब के जाने के बाद तो वाकई वहाँ ऊपरी मंजिल पे कोई नहीं था और जिसका वो लिहाज करता। हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। उसने अपने पेट पे धरा हुआ उसका बाजू हटाने की कोशिश की। नहीं, अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करता हुआ वो उसी तरह आंखें मूंदे मूंदे बोला था। उसामा उसका चेहरा देखती वो हैरत से बोली। अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। जाने दो, मैं यहीं पे कुछ। उसका बाजू थामती हुई बेबसी से रूहान सी आवाज़ में बोली थी। वो आंखें मूंदे मूंदे ज़ेरीला मुस्कुराया था। कर दो। कसमसाकर उसको मज़ीद ठीक से अपने ऊपर एडजस्ट करता हुआ वो शाने बेनियाजी से बोला तो राबेल ने गुस्से से उसको देखा जो उसे तंग करके अब खुद मज़े में सो रहा था। उसकी खामोशी पे उसामा ने ज़रा सी आंखें खोलकर उसको देखा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो गुस्से और नाराज़गी से ही उसे देख रही थी। कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें लग रहा है, सिर्फ चुप चुप करके सो जाओ। वो जोर से उसे थपकता हुआ बोला तो हैरतज़दा सी राबेल ने मुंह खोलकर उसको देखा। तुम पागल हो उसामा, मुझे वॉशरूम जाना या नहीं ये भी अब मेरी बजाय तुम्हें पता होगा। वो सदमे से चूर आवाज़ में बोली थी। वो शायद सचमुच पागल हो चुका था। उसकी बात पे कान धरे बगैर वो उसको अपने बाजू में भेजता हुआ जोर जोर से थपकने लगा तो राबेल ने आंखें सुकेर कर उसको देखा। तुम्हें इतना कैसे पता है? उसका दिमाग अब नए नुक्ते पे अटक चुका था। कुछ देर वो यूं ही आंखें सुकेर कर उसको देखती रही, फिर बेबसी से उसके सोने का इंतजार करने लगी।
अस्सलाम वालेकुम, खाना लगा दूं? 10 बजे के करीब वापस लौटा था जब उसके लाउंज में कदम रखते ही मुस्तैसी मुलाजमा किचन से बाहर आई और उससे खाने के मुतालिक इफ्तिसार की। मुस्तजाब ने चौंक कर उसको देखा। वालेकुम अस्सलाम, हूर कहाँ है? मुलाजमा की बात का जवाब देने की बजाय वो आहिस्ता से बोला था। हर रोज़ तो उससे ये सवाल वो पूछती थी जो हज़ार ताकीद के बावजूद भी भूखी प्यासी उसी के इंतज़ार में जाग रही होती थी। उन्होंने खाना नहीं खाना, वो सो गई हैं। मुझे कहा था कि आप आएँ तो पूछ लूँ। मुलाजमा की बात पे उसको हैरत का झटका लगा। वो उसका इंतज़ार किए बिना ही सो गई थी, खाना भी नहीं खाया था। अगले ही पल हैरत की जगह फ़िक्रमंदी ने ले ली थी। अपने बेडरूम की जानिब कदम बढ़ाता वो अंदर आया तो वो बेड के परले किनारे पे करवट के बल आंखें मूंदे लेटी थी। उसकी नाजुक सी बल खाती कमर से निगाहें हटाता हुआ उसके नज़दीक आया और झुककर बेड पे हथेली जमाते हुए उसकी पेशानी चूमी, फिर वहीं उसके पास बैठ गया। सादे से जोड़े में मलबूस दुपट्टे से नदारत वो अपने क़यामत ख़ेज़ सरापे के साथ आंखें मूंदे सोने की भरपूर कोशिश कर रही थी। हूर उसके चेहरे को छूती आवारा सी लटको उसके कान के पीछे अरसते हुए मुस्तजाब ने प्यार से उसे पुकारा, जो कोई जवाब ना आया। उसने झुककर आहिस्ता से उसका गाल चूमा। जानता था कि वो इतनी जल्दी नहीं सोती। जब से उसने शहरयार वाली बात पे इनकार किया था तब से वो यूं ही उससे खफा थी। उसके चेहरे से कुछ फासले पे धरी उसकी कलाई देखते हुए मुस्तजाब ने आहिस्ता से उसका खूबसूरत मखरूती उंगलियों वाला नाजुक सा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और नरमी से उसकी पुश को अपने अंगूठों से सहलाने लगा। फिर झुककर उस पर अपने लब रखते हुए नरमी से उसे चूमा। सुबह नाश्ते की मेज़ पे भी उसने बददिली से 2-4 निवाले जहर मार किए थे। पता नहीं पूरा दिन भी कुछ खाया था या नहीं। मुस्तजाब ने बेबसी से आंखें मींची। उसकी पुकार पे उसके लम्स पे भी वो आंखें नहीं खोल रही थी। उसको बेचैनी होने लगी। उसके हाथ से लब हटाता हुआ उसके गाल पे हाथ जमाकर उसके चेहरे पे झुका। कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो मेरी मोहब्बत का हूर। आवाज़ में बेबसी थी और अंदर अंदाज हार मानने का सा था। वो फिर भी यूं ही लेटी रही। उसकी नोज़ पिन देखते हुए मुस्तजाब ने मज़ीद झुककर उसकी सितवा नाक पे अपने लब रख दिए। बुला लूं? उसकी भारी आवाज़ में कहे गए 2 अल्फाज सुनती ही हुरिया के होठों पे एकदम मुस्कुराहट फैली थी। उसके होठों पे उभरती हुई मुस्कुराहट देखकर वो खुद भी बेसाख्ता मुस्कुराया। एक पल में उसने आंखें खोली, अगले पल सरस से उठ बैठी। फिर मुस्कुराकर उसको देखते हुए दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। अपने चेहरे पर उसके नरम से हाथों का लम्स महसूस करते हुए मुस्तजाब के अंदर तक सुकून फैल गया। कल बुला लूं? वो पुरजोश सी आवाज़ में बोली थी। पलकें झपकाए बिना उसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखते मुस्तजाब ने आहिस्ता से इस्बात में सर हिला दिया, जैसे उसके सिवा और कोई ऑप्शन था उसके पास। उसका इस्बात में हिलता हुआ सर देखकर वो उसके चेहरे पे हाथ रखे रखे आगे को झुकी और प्यार से उसकी ठोड़ी चूमी। खाना लगवाऊं? नरम सी आवाज़ में पूछती वो उसके साथ लगकर उसकी गर्दन चूमने लगी तो मुस्तजाब ने नरमी से उसके उदास कमर पे हाथ फेरा। उसकी चोटी में गुंदे हुए लंबे बाल बलखाती कमर पे गिर रहे थे और उनसे निकलती हुई चंदवारा लटें उसके चेहरे को छू रही थीं। कितनी जालिम हो। अपनी गर्दन पे उसके होठों का नर्म सा मदहोश कुल लम्स महसूस करता है वो उसके कान में झुका। अपने हाथ से खाना भी उस वक्त दोगी जब तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। उसकी बात पे वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी पर फिर मजीद शिद्दत से उसकी गर्दन को चूमा। कितनी मतलबी प्यार है तुम्हारा, और मुझ जैसा गरीब बंदा उसमें भी खुश हो जाता है। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनती हुई अपने कान पे रेंगते हुए उसके होठों का लम्स महसूस करती वो कसमसाकर मज़ीद शिद्दत से मुस्कुराए। फिर अपना चेहरा उसके मुकाबिल लाते हुए उसकी आंखों में झांका। चुप करें। अपने नाजुक से बाजू उसकी गर्दन में हाइल किए उसकी आंखों में देखती हुई वो नाज भरे अंदाज में बोली थी। फिर खाना लगवाने के लिए खड़ी हुई। हर वक्त फ्लर्ट। उसकी आवाज़ सुनता हुआ मुस्तजाब वहीं बैठा बैठा आंखें मूंदकर मुस्कुरा दिया। हुरिया की बात सुनकर असफर चंद साने के लिए बिल्कुल खामोश रह गया था। दिमाग ठीक है उसका? इतनी देर बाद बोला भी तो क्या? वो शायद उम्मीद नहीं कर रहा था। बेशक से बहुत से बता चुकी थी कैसे किसी को पसंद करती, मगर वो किसी शहरयार जैसा कोई शख्स होगा ये बहरहाल वो मरकर भी नहीं सोच सकता था। उसके अलावा कोई नहीं मिला। उसकी पहली शादी के बारे में जानने के बाद वो इब्तिदाई झटके से संभल कर बोला था। उम्मीद तो हुरिया को भी नहीं थी कि उसका ये रद्द अमल होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये कहोगे। असद की बात सुनकर वो तुम पे जोर देती हुई बोली थी। वो उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वो वाकई में बड़ी से बड़ी बात भी यूं यूं रिएक्ट नहीं करता था। शायद एकदम से सुनकर शॉक लगा था इसलिए। तो मुझसे वादा करके गए थे। सिफा की बताई गई बात याद करती हुरिया ने उसका वादा याद दिलाया। मुझे लगा कोई क्लास फेलो होगा। वो ईमानदारी से बोला था। क्या पता वाकई अच्छा हो, बाकी तो मिलने के बाद ही पता चलेगा। वो रुसान से बोली जब असीर पसंद कर ही चुकी थी और उस हद तक सीरियस थी तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर भी अब कुछ गैर मुतमईन सा था। हुरिया ने उसकी बात दरमियान में काट दी। बस अब जो भी है आकर मिल लो उससे। यूं तो वो उससे 1 साल छोटी ही थी, फिर भी तहक्कुम भरे अंदाज में बोली। उसकी बात पे गहरी सांस खारिज करता हुआ असवद उससे शहरयार के मुतालिक मजीद तफसीलात पूछने लगा। सर 10 मिनट बाद मीटिंग है। अपने ऑफिस में बैठा हुआ इब्तिसाम कोई कॉल सुन रहा था जब उसके पीए ने अंदर आकर डरते डरते उससे याद दिलाया।
मुबादा वो किसी और काम में मसरूफ होकर भूल ना जाए, भूल जाता तो उस सूरत में भी सारा नजला उस पर ही गिरना था। हाँ याद है, ये बंद कर दो। एक सेकंड के लिए फ़ोन से ध्यान हटाते हुए सामने अपने लैपटॉप की जानिब इशारा किया तो उसकी हिदायत पे अमल दरामद करता हुआ तेजी से उसे बंद करने लगा। सर कॉन्फ्रेंस हॉल में है। जाते जाते उसने फिर से डरते हुए हल्की आवाज़ में उसे आगाह किया था। यूं तो वो जब ठीक होता था तब ठीक ही होता था, पर उसका मूड बिगड़ते हुए कुछ पता भी नहीं चलता था। इब्तिसाम ने सर हिलाते हुए उसे तसल्ली का इशारा किया तो वो मुतमईन होकर वापस पलट गया। 1-2 मिनट बाद फ़ोन कान से लगाए लगाए वो वहीं बैठा रहा। फिर ऑफिस से बाहर निकलता हुआ फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। मीटिंग में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसीलिए वो वहीं ऊपरी मंजिल की रिसेप्शन के बाहर टहलने लगा। निगाहें फ़ोन पे टिकी थी, फिर भी उसको देखकर एकदम से सारा स्टाफ अलर्ट हो गया था। अचानक से फ़ोन से निगाहें उठाते हुए उसने गैर इरादी तौर पे एक सरसरी सी निगाह सामने की जानिब डाली तो दाएं जानिब ग्लास हॉल के पीछे तीसरे नंबर वाले डेस्क पर बैठी हुई लड़की को देखकर अचानक से एक मंजर उसके जहन में लहरा गया। उसका नाम क्या है? पास से गुजरते हुए अपने पीए को रोककर उसने उस लड़की पे निगाहें टिकाए टिकाए संजीदगी से पूछा था। उस रोज बस सरसरी सा देखा था, मुगालता भी हो सकता था। मिस हुरिया एक निगाह उस लड़की पर डालता हुआ इब्तिसाम को आगाह करके कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब बढ़ गया ताकि उसके पहुंचने से कबल वहां सबकी मौजूदगी की तसल्ली कर ले। गहरी नजरों से उसको देखते हुए इब्तिसाम ने गर्दन अकड़ाकर एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर उसकी जानिब बढ़ गया। उस लायक तो थी नहीं, पर मीटिंग में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। उस रोज की हर तरह आम से जोड़ में मलबूस चेयर पे बैठी वो कदरे आगे को मॉनिटर की जानिब झुककर कोई काम कर रही थी। आई साइट खराब है? उसके डेस्क पे हाथ जमाता हुआ वो झुककर मॉनिटर पे निगाहें टिकाए बोला था। उसकी इस कदर नजदीकी और आवाज पे वो अपने ध्यान से निकलती हुई एकदम घबराकर सीधी हुई और चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। माथे पे तेवरियां डाले, चेहरे पे करक से तासुरात सजाए वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। उसका सारा ध्यान सामने मॉनिटर पर खुले हुए डिजाइन की जानिब था। उस रोज का मंजर एक पल में उसके जहन में लहराया था। अगले ही पल तस्दील का वो एहसास फिर से उसके वजूद में दौड़ गया। उसने आहिस्ता से गला खंगारा। अस्सलाम वालेकुम, वो बावक अपने लहजा नॉर्मल रखती हुई बोली थी। इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम इंटरनी तरह से ताजीमन अपनी अपनी जगह से उठकर सलाम करने के लिए उसके गिर्द जमा होने लगे। हुरिया ने एक पल के लिए अपने और उसके बीच फासला देखा। उसे भी खड़े होना चाहिए था, आखिर वो उनका बॉस था, पर जिस तरह से वो झुककर मॉनिटर देख रहा था ऐसे में उससे टकराए बगैर खड़ा होना मुमकिन नहीं था। वो यूं ही खामोशी से बैठी रही। उसके सर पे खड़े हुए उसे खुद पसंद मगरूर इंसान ने ना किसी की जानिब देखना गवारा किया था और ना उनमें से किसी के सलाम का जवाब देना जरूरी समझा था। वो बस पूरी संजीदगी से उसके बनाए गए अधूरे डिजाइन में अपनी मर्जी से रद्द-बदल कर रहा था। कुछ देर वो सब यूं ही खड़े रहे, फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी चेयर्स की जानिब खिसकने लगे। बैठने के बाद भी वो चक्को चक्कर उसको ही देख रहे थे, जो चेहरे पे सख्त से संजीदा तासुरात सजा मॉनिटर पे झुका था। पहली बार यूं बराह रास्त उसको इतने नजदीक से देखा था, वरना तो उससे मुसज्जाब को वो बस मीटिंग्स के लिए सामने मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल में आते जाते ही देखते थे। कोई डिग्री कंप्लीट भी किए या बस अभी पढ़ ही रही हो, उसकी जानिब देखे बगैर वो जरा सा हिलता हुआ सामने मॉनिटर पे निगाहें टिकाए उसी सुपाट लहजे में बोला था। उसकी बात का जवाब देती देती वो एकदम से रुक गए, फिर सरस से डेस्क पे धरे हुए अपने हाथ की जानिब देखा जिसपे अभी भी उसने उसकी उंगलियों का सरसराता हुआ लम्सा महसूस किया था। फौरन से हाथ वहां से खींचते हुए उसने अपने माथे पे रखकर उसे पीछे सर पे खिसकाते हुए घबराहट भरे अंदाज में अपने बाल ठीक किए। उसकी जानिब देखने की हिम्मत ना हुई। एकदम से शदीद घबराहट हावी हुई थी। पता नहीं वहम था या वाकई, या फिर शायद दानिस्ता हुआ था। सर ग्रेजुएशन कर लिया है? उसकी जानिब देखे बगैर वो गला खंगार कर बवक बोली, पर अब की बार आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। उसके ऊपर झुके हुए इब्तिसाम आलम शाह कर देजी के लबों के गोशों पे एक पल के लिए हल्की सी गैर महसूस मुस्कुराहट उभरी और अगले ही पल फिर से मादूम हो गई। तासुरात पहले की तरह सुपाट हो गए। कौन सी थकी हुई यूनिवर्सिटी से किया है? उसके बनाए गए डिजाइन को शदीद नापसंदगी से देखता हुआ वो बोला तो सुपाट से लहजे में ही था, पर फिर भी इर्द गिर्द बैठे हुए तमाम इंटरनेट्स उसकी इस कदरे बेइज्जती पे चेहरा झुकाकर हंसने लगे। हाथ की मदद से चेहरे पे उभरता हुआ पसीना साफ करते इस बार उसने खामोश रहने में ही आफियत समझी थी। सबके बरक्स उसने मेरिट पे आम सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। वहाँ एडमिशन ना होता तो सेल्फ पे पढ़ना था तो किसी कीमत पे मुमकिन ही नहीं था। पता नहीं बेइज्जती ज़्यादा महसूस हो रही थी या यूं उसके अपने इतने नज़दीक झुके हुए होने का बाइस घबराहट। उसने एक निगाह सब पे डाली। सब बाज़ार अपने अपने काम में मसरूफ थे, बस कान वहाँ उसकी जानिब लगे हुए थे। उसके ऊपर झुके हुए सामने गहरी अंदर तक उतरती हुई नजरों से उसे एक पल सरता पैर उसका जायजा लिया। सस्ता मगर नफासत से सिला हुआ जोड़ा, दरमियान की मांग के साथ पीछे आधी कमर पर गिरते हुए बाल, सीधे बाल, कानों में मौजूद छोटे छोटे ईयर रिंग्स, उसकी गर्दन से सरकती इब्तिसाम की निगाह फिर से उसके मुतनासिब सरापे पे फिसलने लगी। ठीक ही थी, बस इतनी बुरी भी नहीं थी, पर बहरहाल उसके म्यार की नहीं थी। उसके बालों से उठती हुई सस्ते से शैम्पू की खुशबू उसके नथनों से टकराई तो एकदम शदीद नागवारी से उसके चेहरे पे फैल गई। सर आ जाए, सब लोग आ गए हैं। गहरे मेकअप से सजे हुए चेहरे के साथ
नक्शा सा तैयार, शायद HR की कोई लड़की थी जो उसे मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। यूं ही झुके झुके चेहरा मोड़कर एक निगाह उस पर डालते वक्त सामने उसे गहरी मुस्कुराहट उछाली। हर खुश शक्ल और खुश लिबास इंसान, बिलखुसूस लड़की बासानी इब्तिसाम आलम कर दी थी कि गुड बुक्स में आ सकती थी। चलो उसको जवाब देता हुआ एक पल के लिए फिर से मॉनिटर की जानिब मुड़ा और उसके डिज़ाइन में की गई अपनी तब्दीलियां सेव करने लगा। फिर एक निगाह उस पर डाली जो पिछले 5 मिनट से यूं ही सांस रोके बैठी थी। फिर इससे ज़ाया अंदाज में सर हिलाते हुए गहरी सांस खारिज की। पता नहीं शक्ल देखे बगैर कैसे कैसे नाम रख लेते थे लोग। अगले ही पल वो सीधा होकर उस लड़की की हमराही में कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब बढ़ गया। चेयर पर बैठी हुई हुरिया ने सरस से अपने बाजू की जानिब देखा था। सीधे होते हुए उसके हाथ ने एक बार फिर से उसके बाजू को छुआ था और कम से कम उस बार ये दानिस्ता नहीं था। फिर से चेहरे पे हाथ फेरते हुए उसने अपने चेहरे पर उमड़ते पसीने के नन्हे नन्हे कतरे साफ किए थे। असफत अगले ही हफ्ते आ गया था। हुरिया ने कॉल करके शहरयार को इन्वाइट किया था। वो उस इन्विटेशन से पहले ही खुद से असफत को कॉल करके उससे मुख्तसरन बात कर चुका था। हवेली में फ़िलहाल उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि मैमूना को भी नहीं। पहले वो खुद एक बार उससे मिलकर अच्छी तरह से अपनी तसल्ली करना चाहते थे ताकि फिर खुलकर सबसे उसके बारे में बात कर सकें। शाम के 6 बज रहे थे और शहरयार के आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। तेजी से सीढ़ियाँ उतरती हुई असीर भागी भागी नीचे आई। हुरिया को मुखातिब किया, देखेंगे पहनूंगी मैं, वो पुरजोश सी आवाज़ में बोली थी। मुलाजमा से सफाई करवाती हुरिया ने पलटकर उसके हाथ में मौजूद हैंगर में लटका हुआ गहरे सर रंग का जोड़ा देखा। फिर उसका खुशी से खिलता हुआ चेहरा देखा। तुमने कहीं जाना है? तुम्हें पता है ना आज ड्राइवर बिल्कुल फारिग नहीं है, बार बार उसको किसी ना किसी काम से भेजना पड़ रहा है। वो संजीदगी से बावर करवाते हुए अंदाज में बोली थी। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। हुरिया की बात सुनती हुई असीर एक पल के लिए गड़बड़ाई। फिर अपने हाथ में मौजूद सुर्ख रंग का जोड़ा देखा। ज़्यादा हो गया था क्या? तो हुरिया ने उलझन से उसको देखा। वो शहरयार ने आना है ना? तो असीर अटक अटक कर बोली थी। तो वो आ जाएगा, तुम क्यों इतना तैयार हो रही हो? हुरिया ने संजीदगी से उसको देखा। उसकी बात पे सोफे पे बैठी हुई राबेल ने भी फोन से चेहरा उठाकर असीर के हाथ में मौजूद हैंगर देखा था। क्या मतलब? क्या इसलिए मैं उससे मिलूंगी? जींस के ऊपर ढीली सी टी-शर्ट में मलबूस अपने मलकुजे से हुलिया की जानिब इशारा करती हुई असीर ने हैरानगी से पूछा, तुमने क्यों मिलना है उससे? पागल हो क्या? तुम मिलवाने के लिए बुलाया है उसे? हुरिया तादीबी लहजे में बोली थी। उसकी बात पे असीर ने मुंह खोलकर उसको देखा। क्या मतलब? वो आएगा तो क्या मैं उससे मिलूंगी ही नहीं? ये कैसे हो सकता था भला? आखिर वो इसका रिश्ता मांगने आ रहा था, उनकी शादी की बात चल रही थी और वो ही उससे ना मिलती? जाहिर है नहीं। हुरिया ने अपनी बात पे जोर देकर बोली, तुम ऊपर जाओ, तुमने ऊपर ही रहना है जब तक वो वापस ना चला जाए, नीचे मत आना। उसको ताकीद करती हुई हुरिया फिर से पलटकर मुलाजमा के साथ मसरूफ हो गई थी। असीर के सदमे भरे तासुरात देखकर सोफे पे बैठी हुई राबेल मुंह पे हाथ रखकर खीखी करने लगी। क्या मतलब? हम इस्लामी हो गए हैं? 5 मिनट बाद सदमे से बाहर आने के बाद असीर ने फिर से हुरिया का बाजू थामकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। उसकी बात पे हुरिया ने एक पल के लिए लब खींच कर उसको देखा और फिर उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कामों में मसरूफ हो गई। राबेल मजीद जोर जोर से हंसने लगी। एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालती हुई असीर ने रूहान सी शक्ल बनाकर एक बार फिर से हुरिया को हिलाया। पागल हो क्या? तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का आ रहा है और तुम ये पहनकर सबके बीच में उसके साथ बैठोगी? दिमाग ठीक है? उसकी बात सुने बगैर ही हुरिया गुस्से से बोली थी। उसको वैसे ही सफाई का खुब था और आज तो फिर खास मौका था। बार बार सफाई करवा कर भी उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। अच्छा वाह। उसकी बात पे असीर चमक कर बोली और फिर एक पल के लिए रुक कर सोचा, मेरी बारी में एकदम से इस्लामी हो गए। मैं मिलूंगी नहीं, सामने भी नहीं आओ। और ये जो अपनी पहली मंगनी पे स्लीवलेस पहनकर नाच रही थी, वो सोफे पे बैठी राबेल की जानिब इशारा करती वो बाकायदा लड़ने के अंदाज में बोली थी। हर नाइंसाफ़ी उसके साथ ही क्यों होती थी? इतनी आसानी से तो दोबारा मानने वाली नहीं थी उसकी पहली मंगनी वाली बात। फिर गुस्से से उसको देखती हुई राबेल सरस से सोफे से उठकर उस तक आई और उसके बालों पे हमला करने की कोशिश की। और जब वो नीचे बैठा हुआ हो तो ऊपर बिला वजह शोर मत करना, ये ना हो कि तुम्हारी चीखों की आवाज़ें नीचे ड्राइंग रूम तक आ रही हों। हुरिया जो उनको आपस में झगड़ता हुआ देखकर फिर से मुलाजमा के साथ मसरूफ हो गई थी। उन दोनों की चीखों और शोर शराबे पे अचानक से उसे कुछ याद आया तो तंबीहा लहजे में असीर से बोली, क्या अब आवाज़ का भी पर्दा है? राबेल को साइड पे धकेलती हुई असीर सदमे से चूर आवाज़ में बोली थी। जान छुड़ाने वाले अंदाज में हाथ झिल्लाती हुई हुरिया ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। हुरपिया इर्द गिर्द ध्यान दिए बिना सिबगा भागती हुई उसके पास आई थी। देखिए मैं ये पहन लूँ? उसके हाथ में हल्का गुलाबी खूबसूरत सा कामदार जोड़ा था जिससे मुतालिक वो हुरिया से इफ्तिसार कर रही थी। असीर ने ठिठक कर हुरिया को देखा जो पूरी दिलचस्पी और तवज्जो से उसे देख रही थी। हाँ पहन लो। सो हाथ सिबगा के हाथ में मौजूद जोड़ा देखती हुई वो सताइशी अंदाज में बोली। जोड़ा उसकी बड़ी का था जो खुद हुरिया ने ही पसंद किया था। उसके दोहरे मेयार पे उस असीर सदमे से उसको देखने लगी। असफत उठ गया है? उसकी राय लेती हुई सिबगा मुतमईन होकर वापस से ऊपर की जानिब भाग रही थी जब हुरिया ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, जी शॉवर ले रहे हैं? वो भागती भागती मसरूफ से अंदाज में बोली थी। उसके भारी जोड़े से निगाहें हटाती हुई असीर ने सदमे से उसकी दूसरे हाथ में थामी हुई
हमरंग चूड़ियां देखी, ये क्यों इतना ज्यादा तैयार हो रही है? सिपा की जानिब इशारा करते उसने बेचैनी से हुरिया से पूछा था, क्या मतलब है, क्यों तैयार हो रही है? जाहिर है अब घर पे मेहमान आ रहा है तो तैयार तो होंगे ना सब लोग। तुम भी जाओ अपने कपड़े देखो। बेजारी से असीर के ना खत्म होने वाले सवालों का जवाब देती हुई हुरिया ने आखिरी जुमला राबेल को मुखातिब करके बोला तो असीर को मुँह चिढ़ाती हुई वो भी ऊपर की जानिब भाग गई। रूहान सी शक्ल के साथ राबेल को देखती हुई असीर ने फिर से पलटकर हुरिया को मुखातिब करने की कोशिश की थी। तंग मत करो असीर, बहुत काम है। उसको कुछ कहने से कबल ही हुरिया झंझलाकर बोली, शहरयार बस आने ही वाला था, ढेरों काम थे और वो उसका दिमाग चाट गई थी। असीर कुछ देर लपीचे उसे देखती रही, फिर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर मायूसी से ऊपर की जानिब बढ़ गई। 8 बजे के करीब शहरयार आया था और असीर के सिवा सभी उसके इस्तकबाल के लिए बाहर पोर्च में मौजूद थे। मैं असीर की बहन हूँ हुरिया। असवद और मुस्तजाब से मिलने के बाद वो हुरिया की जानिब मुतवज्जा हुआ तो उसने खुद ही अपना तारुफ करवाया। फोन पे तो बस सरसरी सी सलाम दुआ ही हुई थी। जी सुना है। वो शर्मिंदा सा होकर हंसा था। उसकी बात पे वो भी धीरे से हंसती, जानती थी कि उसका इशारा किस वाक्य की जानिब है। इतना मत डरो, एग्जाम देने थोड़ी आए हो। उसकी घबराहट देखकर वो खुश दिली से बोली। उसे वो पहली नजर में ही बेहद अच्छा लगा था। अच्छा तो खैर वो सबको ही लगा था, देखकर भी और बातचीत करके भी, पर हुरिया ने तो उसे पहली ही नजर में ही अप्रूव कर दिया था। असीर की पसंद पर उसे कोई खास भरोसा नहीं था और पिछले कितने रोज से वो यही सोच सोच कर परेशान थी कि मालूम नहीं वो कैसा होगा। लेकिन शहरयार से मिलकर उसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। दिल को इत्मीनान सा हो गया था। वो मुस्तजाब और असफत के साथ बातों में मसरूफ था जब जबरदस्ती प्लेट उसके हाथ में थमाती हुई हुरिया एक एक करके मुख्तलिफ डिशेस उसके सामने बढ़ाती हुई कुछ खाने पे इसरार करने लगी। उसके यूं शहरयार को इस कदर प्रोटोकॉल देने पे मुस्तजाब ने बेचैनी से पहलू बदला। वो कुछ ज्यादा ही उसके आगे पीछे पीछे जा रही थी। हुरिया ने गैर इरादी तौर पे उसकी जानिब देखा तो दूर सोफे पे बैठे मुस्तजाब ने आंखों की हल्की सी गैर महसूस तंबिश से उसको शहरयार से दूर होने का इशारा किया। वो तो जैसे वो किसी को अब उसके इतने करीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके इशारे पे हुरिया बेसाख्ता हंसती। इब्तिसाम वाले वाक्य को काफी रोज बीत चुके थे और अब मुस्तजाब का मूड कदरे बेहतर हो चुका था। होठों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए हुरिया ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर शहरयार से कोई बात करते हुए दानिस्ता जरा सा मस्जिद उसके नजदीक खिसकी, फिर चैलेंजिंग नजरों से मुस्तजाब को देखा। होठों पे गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। उसको यूं तड़पाने में जैसे अब उसे भी मजा आता था। फासला बहरहाल फिर भी काफी ज्यादा ही था। मुस्तजाब ने फिर से बेबसी से पहलू बदला। सब उसकी हालत से बेखबर अपनी ही बातों में मशगूल थे। उसकी हालत देखती ही वो हंसकर गैर महसूस अंदाज में वहां से उठी और मुखालिफ सुन बैठी हुई सिबका के साथ जा बैठी। सोफे पे शहरयार के साथ खाली जगह देखती हुई राबिल तेजी से अपनी जगह से उठकर उसके पास आई थी। ये सब बोरिंग है, मैं असीर की दोस्त हूँ। असवद की किसी बात का जवाब देता हुआ वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ तो हल्की आवाज में उसके कान में बोलती हुई राबिल ने फौरन से उसे अपने और असीर के रिश्ते के बारे में आगाह करना जरूरी समझा। ध्यान से उसकी बात सुनते हुए शहरयार ने महज एक निगाह उस पर डाली थी। वो देखने में बिलाशुबा असीर जैसी ही थी, वही अंदाज और वही बॉडी लैंग्वेज। बाकी सब उसको कदर समझदार और सुलझे हुए लगे थे। हाँ लग रहा है, ताइदी अंदाज में सर हिलाकर मुबीन से लहजे में जवाब देता हुआ वो फिर से असवद की जानिब मुतवज्जा हो गया तो राबिल ने एक पल के लिए मुंह खोलकर उसको देखा और फिर खिसियानी सी होकर खामोश हो गई। पता नहीं तारीफ हुई थी या बेइज्जती। उसने अंदाजा लगाने की कोशिश की, फिर बोरियत से सबको देखा जो पता नहीं कौन सी सियासत की बातों में मशगूल थे। उसकी एक असीर के साथ ही जमती थी, वही उसके मिजाज की थी और फिलहाल वही वहाँ मौजूद नहीं थी। उसामा भी किसी मसरूफियत के बाइस आ नहीं पाया था। असवद उसे आगाह कर चुका था। मुस्तजाब ने भी वक्त से पहुंचने की ताकीद की थी पर वो ऑफिस की ही किसी ज़रूरी मसले में उलझ गया था, उठ कर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि असीर ने सख्ती से ताकीद की थी कि जितनी देर शहरयार मौजूद रहे वहाँ बैठकर एक एक बात सुननी है। शदीद बोर होकर उसने बेतकल्लुफी से सामने टेबल पर पड़ी हुई सर्विंग डिश से डोनट उठाया। प्लेट में रखने की जहमत नहीं की थी। डोनट वाला हाथ डिश और उसके मुंह से दरमियानी फासले पे था जब अचानक से उसकी निगाह मुखालिफ में बैठी हुई सिफवा पे पड़ी जो उसकी हरकत पे हस्बे मामूल गुस्से से उसे देख रही थी। उसकी नज़रों पे राबिल ने गड़बड़ाकर एक नज़र अपने हाथ की जानिब देखा और दूसरी नज़र साथ बैठे हुए शहरयार पर डाली जो मुस्तजाब की किसी बात का जवाब दे रहा था। वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। बुरा सा मुंह बनाकर डोनट वापस डिश में रख दी। वो बोरियत से इधर उधर देखने लगी। शहरयार को आए हुए 1 घंटे से ऊपर बीत चुका था और सब उसके साथ मसरूफ थे। सुर्ख जोड़े में नक्शे से तैयार असीर सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और दबे दबे कदमों ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी। दरवाजे के साथ कान लगाते हुए उसने कुछ देर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, फिर मायूसी से नफी में सर हिलाया। भारी दरवाजा पूरी तरह बंद था और अंदर से सबकी खुशगप्पियों और कहकों की मिली जुली सी आवाजें आ रही थीं। कोई एक लफ्ज भी ठीक से समझ नहीं आया था। मैं बाहर हूँ, 1 सेकंड के लिए आए ना। वहीं दीवार के साथ टेक लगाते हुए उसने अंदर बैठे शहरयार को मैसेज टाइप किया, उदास से शक्ल वाले इमोजी के साथ सेंड कर दिया। जिस वक्त वो आया था वो खुद तो तभी उसको ऊपर टेरिस से देख चुकी थी, लेकिन इतनी तैयारी जो उसने महज उसके
की खातिर उसके लिए की थी वो सब तो बेकार चली जाती अगर वो उसे देख ही ना पाता। अब ये अलग बात कि वो उसे देखना चाहता भी था या नहीं, उसने ऐसी कोई फरमाइश की थी या नहीं असीर मिजाज की बला से। असवद की किसी बात का जवाब देते हुए शहरयार ने फ़ोन पे आया उसका मैसेज पढ़कर बिल्कुल गैर इरादी तौर पर एक पल के लिए दरवाजे की जानिब देखा था, फिर सरस से खुद को कंपोज करते हुए दोबारा से असवद की जानिब मुतवज्जा हो गया। दिमाग बाहर की जानिब अटका था, पर वो इतना मैच्योर या बेवकूफ़ नहीं था कि पहली बार ही किसी के घर आकर इस किस्म की हरकतें करता। कुछ देर असीर वहीं खड़ी उसका इंतजार करती रही और फिर मायूसी से बाहर पोर्च में आ गई। पोर्च में खड़ी शहरयार की गाड़ी देखकर बेसाख्ता उसके होठों पे मुस्कुराहट फैली थी। एकदम से वो दिन याद आया था जब उसके मिलने से इनकार करने पर उसने सुबह सुबह उसके घर जाकर उस गाड़ी को पोस्टर कलर से नहला दिया था। फिर वो दिन याद आया जब उसके वॉलेट में तस्वीर देखने के बाद उनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी और रेस्टोरेंट पे अजनबियों की तरह एक दूसरे से सामना हुआ था। फिर वो रात जब उसे पहली बार देखा था, फिर वो रात जब बारिश में उसके गेट पे खड़े हुए ये इदराक हुआ था कि वो यहाँ रहता है। उसके इतना करीब उसकी गाड़ी के साथ साथ चलती हुई वो उस पर शहादत की उंगली सरकाने लगी। जहन में अनगिनत यादें थीं और होठों पे मुस्कुराहट। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा जब यूं उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ वो उसके घर वालों से उसका रिश्ता मांग रहा होगा। कुछ देर वहीं उसकी गाड़ी के गेट चक्कर काटती हुई वो फिर से वापस अंदर आ गई। अंदर शायद अब खाना चल रहा था। बाजी जब साहब के घर वाले नहीं आ रहे थे तो आप इतना तैयार क्यों हुई? वो बेचैनी से चलती हुई किचन में आई तो मुलाजमा ने हमदर्दी से उसे देखा जो कब से पूरे घर में किसी बदरू की तरह मंडला रही थी। बस ड्राइंग रूम ममनू इलाका था, उसके सिवा तो उसने बाकी कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अब तो बाहर भी चक्कर लगा आई थी। कोई 50,000 अपने पैरों में फंसते हुए शरारे से उलझकर गिरते गिरते बची थी। हाँ इधर आए, मैं आपको बताती हूँ तफसील से। उसके हमदर्दी भरे अंदाज पे रूहान सी होती हुई असीर फौरन से उसका हाथ थामती हुई उसे अपने साथ लिए वहीं किचन में मेज़ के गिर्द रखी हुई चेयर्स में से एक पे आके बैठी। मुझे उसके घर वालों से क्या लेना देना था? मैं तो अगला 1 घंटा वो उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती हुई अपने दिल का गुबार हल्का करती रही थी। मुश्किल से तो कोई उसे सुनने पे आमादा हुआ था। काफ़ी देर उसका दिमाग चाटने के बाद वो फिर से ड्राइंग रूम की जानिब आ गई। दरवाजे के करीब से सुनाई देती हुई सबकी आवाज़ें सुनकर एक पल के दिल उसका सांस रुका था। वो सब बाहर ही आ रहे थे, शायद वो जा रहा था। वो ढीठ बनकर वहीं खड़ी रही। दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले असद बाहर आया था और आते ही उसको देखा था जो यूं तैयार हुई दरवाजे के एन सामने इस्तदा थी। हाँ क्या हुआ? उसको देखते हुए असद ने मध्यम आवाज़ में पूछा था। एक पल के लिए उसके सामने इस कदर ढिठाई पे असीर को शर्मिंदगी हुई। बाकी सब अभी अंदर ही थे, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे थे। अलबत्ता उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बेलकुल दादें मजलूम सी शक्ल बनाती वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोली ताकि उसे मालूम हो जाए कि वो वहीं मौजूद है। हुरिया मुस्तजाब से बातें करते दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए शहरयार ने उसकी आवाज़ सुनकर सरस से उस जानिब देखा था। असवद की पुश्त के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। जाओ बस आ रही है। नरमी से उसका कंधा थपकता हुआ असवद उसे तसल्ली देने के से अंदाज में बोला था। जानता था कि इतना वक्त अकेले गुजारकर अब उसकी बस हो चुकी होगी। आवाज़ें अब बिल्कुल करीब आ गई थी पर असवद वाज़े अल्फाज में उसको जाने का कह चुका था। असीर रूहानसी शक्ल के साथ वापस पलट गई। इतनी ढिठाई दिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसी पल असवद के पीछे पीछे वो सब भी ड्राइंग रूम से बाहर निकले तो असीर ने जानबूझकर अपनी कदमों की रफ्तार मज़ीद सुस्त कर दी। फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ। वो सब जैसे एक एक कदम पर रुककर फुर्सत से दुनिया जहाँ की बातें कर रहे थे। क्या करे, एक बार पलट कर देख ले। उसने एक पल के लिए रुक कर सोचा, सब उसके पीछे ही आ रहे थे। अगले ही पल हुरिया की सख्ती से की गई तंबिया याद करके झिरझिरी ली। कहीं शहरयार के सामने उसके हाथों इज्जत अफजाई हो जाती और सारी इज्जत खाक में मिल जाती। राबेल की किसी बात पर हंसते हुए शहरयार ने बस एक पल के लिए खुद से चंद कदम के फासले पर सुर्ख जोड़े में मलबूस उसकी पुश्त देखी थी। अगले ही पल अपनी लंबी हिल्स में उलझते हुए शरारे के साथ वो कॉरिडोर के बीचों बीच जोरदार आवाज़ के साथ पूरी तरह ज़मीन बोस हो चुकी थी। उसको गिरता हुआ देखकर असवद व मुस्तजाब तेज़ी से उसकी जानिब बढ़े। दोनों हथेलियाँ फ्लोर पे जमाती हुई असीर ने शौकी सी कैफियत में सामने देखा। इतनी बेइज्जती उसके सामने, वो भी आज के दिन जब उसका रिश्ता आया था। यूँ तो वो आए रोज़ गिरती ही रहती थी, फिर गिरने पर इतनी शर्मिंदगी ज़िंदगी में शायद ही कभी असीर बेजाद को हुई होगी। सदमे के बाइस उसका मुँह से चीख भी नहीं निकली थी। शहरयार तफक्कुर से उसे देख रहा था। उस जिसको थामते हुए असवद मुस्तजाब अब उसे सहारा देकर खड़ा कर रहे थे। अभी तक वो उसके पुष्ट ही देख पाया था। हुरिया ने सख्ती से अपने लब भींचे ढील किया कि जाकर
जाकर अभी उसके सामने ही उसको एक थप्पड़ जड़ दे। उसके इतना मना करने के बावजूद भी वो तैयार होकर वहाँ सबके सामने मौजूद थी। सख्ती से दोनों हाथ मुंह पे जमाती हुई राबिल ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि सिर्फ़ा भी हुरिया की तरह उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। असीर से निगाह हटाती हुई हुरिया ने फ़ौरन से शहरयार का ध्यान बटाने के लिए उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया, तो वो बादल नाखौश था उसकी बात सुनने लगा। असीर को वहाँ से भेजते हुए असवद और मुस्तजाब भी फिर से उसके पास आ चुके थे। लंगड़ा कर पहली सीढ़ी पे कदम रखती हुई असीर ने पलटकर लिविंग रूम के दरमियान में सबके झुरमुट में खड़े हुए शहरयार की जानिब देखा। अब तो बिल्कुल सामने था, फिर भी नहीं देख रहा था। कभी नहीं देखेगा सबके सामने। उससे निगाहें हटाती वो मायूसी से भीगी आंखों के साथ वापस पलटी। उसी पल बाहर की जानिब बढ़ते हुए शहरयार ने हुरिया से अलविदाई कलमात बोलते हुए दिल के हाथों मजबूर होकर बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में महज एक पल के लिए इतनी देर में पहली बार उसका चेहरा देखा था। फिर सरस से निगाहों का रुख वापस हुरिया की जानिब मोड़ लिया। ऊपर देखें, टेरिस पे हूँ, फिर बाद में रोना मत। वो पोर्च में खड़ा हुआ उन सबसे इजाज़त ले रहा था जब फिर से उसके फ़ोन पे असीर का मैसेज आया। उसका सुर्ख जोड़े में मलबूस सरापा और नफासत से किए गए मेकअप से सजा खूबसूरत चेहरा याद करते हुए एक बार फिर से शिद्दत से उसे देखने का दिल चाहा था, पर सब घर वालों की मौजूदगी में यूं बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर ऊपर कैसे देख सकता था। वो तो शायद वहीं खड़े खड़े इनकार कर देते। उन सबको खुदा हाफिज बोलते हुए उसने गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया, तो टेरिस से हटते हुए असीर मायूसी से अंदर की जाने बढ़ी। इतना वक्त लगाकर तैयार हुई थी, एक नज़र भी नहीं देखा। उसका रोने का दिल किया। उसी पल उसके फ़ोन पे शहरयार का मैसेज आया था, देख लिया है, रेड लिपस्टिक। आखिरी 3 अल्फाज शायद उसे यकीन दिलाने के लिए लिखे गए थे। उसका मैसेज पढ़ते हुए असीर का दिल एक पल के लिए ज़ोर से धड़का। अगले ही लम्हे सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए उसके होंठों पे गहरी मुस्कुराहट फैल गई। शहरयार की कॉल आ रही थी। कॉल अटेंड करते हुए असीर ने सरस से फ़ोन कान से लगाया। चोट तो नहीं लगी? उसकी कॉल उठाते ही वो फिक्रमंदी से बोला था। असीर के होठों पे फैली ही मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। उसकी बात का जवाब देती ही वो अंदर बेडरूम में आई और फ़ोन कान से लगाए लगाए वहीं बेड पे गिरती हुई उससे बातें करने लगी। चाहती क्या हो? शहरयार के जाने के बाद वो सब वहीं लॉन में बैठे उसके बारे में बातें कर रहे थे, जब किसी काम से उन सब के बीच से उठती हुई हुरिया अंदर किचन में आई थी और वो उसके पीछे उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब पलटता हुआ वो आईब्रो उचकाकर बोला था। हुरिया ने बेसाख्ता हंसने लगी। हाथ पैर तोड़कर किसी कमरे में डाल दूं? उसकी संजीदा भारी आवाज़ सुनकर मजीद शिद्दत से हंसती हुई हुरिया ने उसके गाल पे हाथ रखकर उसका चेहरा खुद से दूर किया। जाए यार, बस देख लिया है मैंने, कोई दम नहीं है आपकी बातों में, आप बस बातें ही कर सकते हैं। धमकियाँ इतनी बड़ी बड़ी, और एक दिन बात ना करूँ तो जान पे बन जाती है। मसनूई तासुब से बोलती है वो पलटकर कोई काम करने लगी थी, जब उसकी बात पे हंसते हुए मुस्तजाब ने पीछे से उसे अपने बाजुओं के घेरे में लिया। कब जाएंगे तुम्हारे घर वाले? मजबूती से उसको भींचता हुआ उसके कंधे पे थोड़ी ठिकाता वो बेचारगी से बोला था, नहीं जाएंगे, आज यहीं रहेंगे। हुरिया की दी गई इतला पे उसने कसमसाकर उसकी गर्दन पे चेहरा घुसाया। क्यों? रात हो गई है, अब अपने घर जाएं। उसकी बच्चों जैसी बातों पे वो फिर से हंसी थी। वो क्यों जाएं? ये मेरा घर है, मेरा भाई बहन और भाभी तो यहीं पे रहेंगे, आप जाए ना अपने घर, अगर इतना मसला है। वो उसको चिढ़ाने के से अंदाज में बोली तो मुस्तजाब ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा मजीद तंग किया। हुरिया का ध्यान फिर से शहरयार की जानिब किया था। मुझे शहरयार बहुत अच्छा लगा है, बस मैंने फैसला कर लिया, मैं तो हर हाल में उसे ही हमारे घर का दामाद बनाऊंगी। अपने गिर्द बंदे उसके दोनों बाजू थामती वो अटल लहजे में बोली, नहीं, जब ये तुम्हारे घर वाले आते हैं तब तो तुम्हारी हंसी नहीं गायब होती, मेरे साथ ही हर वक्त गुस्से में रहती हो। उसकी खनकती हुई हंसी सुनकर मुस्तजाब को एक और मसला याद आया था। उसकी बिलावजह की चेयर पे हंसती हुई हुरिया ने पलटकर दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइड किए। सब बाहर लॉन में थे। क्या मसला है, क्या चाहिए? उसकी आंखों में झांकती वो उसका झुंडाया हुआ बेबस सा चेहरा देखकर हंसती हुई बोली थी। मुस्तजाब ने पलके झपकाए बिना उसके हंसते हुए होंठ और उसका खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखा, फिर जवाब दिए बिना अपना चेहरा उसके नज़दीक किया। हुरिया ने हंसते हुए उसकी ठोड़ी पे अपने होंठ रखे थे। मुस्तजाब ने आंखें मूंदते हुए उसका लम्स महसूस हुआ। ठीक है। अगले ही पल वो मुतमईन होता हुआ सरस से वापस पलट गया था। उसकी पोछ देखती हुई हुरिया ने मुस्कुराकर दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। रात का 1 बज रहा था और वो दोनों उस वक्त राबिल के बेडरूम में मौजूद थीं। असवद, हुरिया, मुस्तजाब अभी तक शहरयार के बारे में बात कर रहे थे और सिबगा उन सब के लिए कॉफ़ी बना रही थी और सियासत की बातें कर रहे थे। राबिल अच्छी तरह याद करती हुई बोली और असीर बेचैनी से बोली थी। वो कोई 50,000 बार उससे सारी तफसील सुन चुकी थी, फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। और राबिल ने जहन पर जोर डालने की कोशिश की, सब कुछ तो बता दिया था, अब मज़ीद पता नहीं वो क्या सुनना चाह रही थी। हाँ, उसे अचानक से मज़ीद आया तो असीर एकदम खुश हो गई। वर्ल्ड कप की बातें कर रहे थे। अगली पर उसकी बात सुनकर असीर का चेहरा फिर से उतर गया था। बस, उसने मायूसी से पूछा, नहीं उसामा की बात भी हुई थी? राबिल को एक और बात याद आई, मेरी कोई बात ही नहीं हुई। उसको देखते हुए असीर ने सदमे से पूछा था। राबिल ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर जोर जोर से नफी में सर हिला दिया। तुम्हारा तो नाम भी नहीं लिया किसी ने।
उसके बेरहम अल्फाज पे असीर बेज़ाद का सदमा कुछ और बढ़ा। ये भी नहीं बोला कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। उसके इफ्तिसार पर राबिल ने फिर से पूरे ज़ोरों शोर से नफ़ी में सर हिला दिया। सिर्फ मैंने तुम्हारी बात की थी और किसी ने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। अब तुम्हें पता चल गया है ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ, वो जताते हुए लहजे में बोली थी। हाँ, इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। सदमे से चूर असीर ने उसके करीब खिसकते हुए उसके गले में बाजू डाले। फिर निकाह पे तुमने उस कमीनो सामा के साथ टीम क्यों बनाई थी? राबिल को एकदम से याद आया तो गुस्से से उसके हाथ झटकती हुई बोली, वो तो बचपन से अकेला है ना बेचारा, ना उसकी अम्मी है ना कोई बहन, इसलिए। असीर ने फिर से ज़बरदस्ती उसके गले में बाजू डाले थे। आवाज़ में सदमा जूं का तू बरकरार था। पता नहीं नीचे शहरयार के बारे में क्या बातें चल रही थी और क्या फैसला हुआ था। उन दोनों को तो कोई बैठने ही नहीं देता था। उसी पल सिबगा तेजी से भागती हुई ऊपर आई, उनके पास आई। वो दोनों सब भूलती हुई मुंतज़िर सी परेशान सी नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी, जो उनके पास बैठती हुई जल्दी जल्दी गहरे सांस लेकर अपना तनफ़्फ़ुज़ बहाल करती हुई खुद को बोलने के लिए तैयार कर रही थी। मान गए सब उन दोनों की उड़ी हुई रंगत देखकर। वो उस तरह गहरी सांसों के बीच पुरजोश सी आवाज़ में बोली थी। असीर सांस रोके उसे देखने लगी। हूर अपिया, वो मुस्तजाब भाई सब मान गए, सबको वो पसंद आ गए हैं। राबिल ने आंखें फाड़ कर उसको देखा। पहली शादी वाली वाली बात पे भी कोई एतराज़ नहीं। बुत बनी असीर को झंझोड़ती हुई सिबवा ऊंची आवाज़ में बोली थी। उसके तासुरात में फिर भी कोई फ़र्क ना आया। उसामा भी आ गया, उसे भी कोई एतराज़ नहीं। राबिल को हिलाती हुई सिबवा अब की बार उसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो बिल्कुल असीर की ही तरह बुत बन चुकी थी। उनके पेरेंट्स को भी बुला लिया है हुरपिया ने कि अब चाहें आ जाएं। अभी उन्हीं से फ़ोन पे बात कर रही हैं। असीर के कान में चीखते हुए उसने फिर से उसको झंझोड़ा तो इस बार होश में लौटते हुए उसने बेयकीनी से उसको देखा, जो अब मज़ीद बोल रही थी। पप्पो से कल वो बात कर लेंगे, मतलब बस हो गया है, चाहे अब और कोई माने या ना माने। जब उनके पेरेंट्स आएंगे तो शादी। उसकी बात सुनते हुए असीर और राबिल ने बैक वक्त एक दूसरे की जानिब देखा था। अगले ही पल पूरा कमरा उन दोनों की चीखों से गूंज उठा।